नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि गर्मी से राहत दिलाती है बारिश, कई लोगों के दिलों को बहलाती है बारिश, लेकिन क्या हो जब ये राहत बदल जाए आफत में। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। हाड़ौती में झमाझम बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। कोटा की अगर बात की जाए तो पूरे मानसून की औसत बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से सांगोद क्षेत्र में बह रही परवन नदी उफान पर है। कोटा संभाग के ही 12 जिले में गुरुवार रात भर मूसलाधार बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हो गए। पानी की भारी आवक के कारण लहासी बांध ओवरफ्लो हो गया। लहासी नदी में उफान आने से कवाई में छबड़ा बारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो वहीं झालावाड़ में छापी व अन्य नदियों का पानी घुसने से सारोला क्षेत्र के कुछ गांव टापू बन गए हैं। पानी में फंसे ग्रामीणों को एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके साथ ही बारां, बूंदी, टोंक जिलों में कहीं कहीं भारी और कहीं अति भारी बारिश हुई है, जिससे अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं मौसम विभाग ने 6 अगस्त यानी कि आज से 19 अगस्त तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। 7 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं। तो वहीं पश्चिम राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या ये बारिश का पूर्वानुमान ही काफी है? क्या बारिश के पूर्वानुमान के साथ साथ जहां जहां पर भी जो भी निचले इलाके हैं पूरे राजस्थान के अंदर और खास तौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जहां के कई कॉलोनियां बाढ़ के पानी से हम कह सकते हैं कि डूब क्षेत्र में तब्दील हो चुकी हैं, लोग परेशान हैं। ना तो सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी आने से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रोज़मर्रा का सामान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल है। जहां जहां पर भी नदी नाले अतिक्रमण से अवरुद्ध हैं, क्यों नहीं उन्हें पहले समय रहते खोला गया और इस आफत की बारिश से बचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इस पर बात करने के लिए कोटा से हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र महावर जुड़ चुके। योगेंद्र, जानना चाहेंगे, कल ही आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर कोटा के कई इलाके इस समय बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रोजमर्रा की चीजें, सब्जी, दूध वगैरह कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या कहना चाहेंगे योगेंद्र? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह से बाढ़ से कोटा के हालात बिगड़े हैं, स्टेशन इलाका हो चाहे सिटी का कोई भी इलाका हो, जहां पर 2-2 फुट तक पानी भरा हुआ है, वहां कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या आई है। वहां पे सब्जी विक्रेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूध विक्रेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग वहां रहते हैं, स्थानीय लोग, उनके घरों में पानी भरा हुआ है तो वो भी बाहर नहीं निकल सकते। उनके सोफे वगैरह हैं या किचन के जो सामान है वो भी पूरे पानी में डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, इसमें प्रशासन को सबक लेना चाहिए, क्योंकि कल हमने न्यूज इंडिया पर प्रमुखता से खबर दिखाई थी जनकपुरी और उसके आसपास के इलाकों की, जहां पर 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ था। तो वो खबर चली तो उसकी खबर का असर भी, उमंग, ये सबसे बड़ी खबर जो न्यूज इंडिया पर चली थी, उसका असर भी आज देखने को मिला है। प्रशासन वहां पर पहुंचा और उन्होंने लोगों की मदद के लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, पानी की निकासी की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। तो ये जो खबर दिखाने के बाद जो असर होता है, या फिर खबर चलाने से पहले जिस तरह की प्रशासन की लापरवाही है, उसको प्रशासन को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। पूरे संभाग की बात करें तो जिले के जो केशवपाटन इलाका है, वहां पर मकान देने से 7 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इटावा, खातौली, पीपलदा क्षेत्र है, इसके अलावा कोटा जिले के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लापरवाही है कह सकते हैं, या भी ये जो भ्रष्टाचार कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बारिश का दौर होता है, बारिश में समस्या लाखों पैदा हो जाती हैं, सड़कों से लेकर घरों तक काफी समस्या रहती है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाता है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन उस कोशिश को धरातल पर नहीं उतारा जाता है। कल ही पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी कोटा मौजूद थे, जो कोटा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने कोटा बैराज का भी दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी भी बैठक ली। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर ये पूरी रणनीति बनाई जाएगी और किसानों का, या जो लोग हैं जिनके घर टूटे हैं या जिनकी जान चली गई है या फसलों का नुकसान हुआ है या पशु जिनकी डेथ हुई है, तो उनका आकलन करके वो मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ मुआवजा राशि देने से उनके दर्द को कम नहीं किया जा सकता। उनका जो दर्द है वो यही दर्द है कि
प्रशासन की जो लापरवाही रहती है, प्रशासन का जो निकम्मापना रहता है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं योगेंद्र, खत्म माफ हो। कीजिएगा, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर हम कोटा की बात करें या फिर हम पूरे हाड़ौती की हम बात करें तो ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र में अक्सर हम कह सकते हैं मॉनसून के दौरान पर भारी बारिश होती ही होती है, ये हर एक व्यक्ति को पता है। तो ऐसे में जो भी जिस वजह से भी पानी वहां पर ठहरता है या पानी ऐसी कॉलोनियों में भर जाता है जो आपको पता है कि वो निचले इलाके हैं और वहां से पानी निकासी का सिर्फ एकमात्र जो जरिया होता है वो वहां पर बने नाले होते हैं, और कहीं ना कहीं ये नाले अतिक्रमण की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से बीच में अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। अगर वो ऐसा बात नहीं है कि प्रशासन को इस बारे में पता नहीं हो, प्रशासन को पता है कि नाले का कौन सा पॉइंट अवरुद्ध है, और अगर उस पॉइंट को वहां से उस जो रुकावट है उसे हटा दिया जाए तो इस प्रकार की समस्या आएगी ही नहीं, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते हर साल ऐसा नजारा हमें देखने को मिलता है। प्रशासन को खबरों के माध्यम से पता पड़ता है, उसके बाद वो हरकत में आते हैं और फिर जैसा कि आपने बताया 7 दिन की वो रणनीति बना रहे हैं। अब इन 7 दिनों में उन कॉलोनी वासियों का, उन ग्रामीण लोगों का जिनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कई लोगों के, जैसा आपने भी बताया कि घर टूट गए हैं, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, इन 7 दिन में वो लोग क्या करेंगे? और अभी भी मौसम विभाग ने कम से कम 10 से 11 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। और आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी भी 4 से 5 दिन का पूर्वानुमान जताया है, तो ऐसे में आप 7 दिन की सिर्फ रणनीति बना रहे हैं योगेंद्र। बिल्कुल निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह से पशुपालन मंत्री ने कोटा आकर बताया था कि वो पूरे जो मामला है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जब पशुपालन मंत्री कोटा जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो जब यहाँ पर आए थे तो उनका फर्ज बनता था जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करें या फिर उन लोगों की समस्याओं को सुने। और जिस तरह से उमंग आपने पहले बताया कि अतिक्रमण, ये बिल्कुल सही बात है। ये अतिक्रमण जो है ये एक कांटे की तरह लोगों को चुभता है और प्रशासन इस पर कार्रवाई तब करता है जब वो अतिक्रमण फल जाता है, फूल जाता है, उसके बाद विरोध होना तो जाहिर सी बात है। कल जिस तरह से न्यूज इंडिया ने जो खबर प्रमुखता से दिखाई थी जनकपुरी और उसके आसपास की आदर्श कॉलोनी वाले, तो वहां पर उमंग सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां पर ये कॉलोनी बची उसके जस्ट पीछे रेलवे ट्रैक है और उसके साइड में ही पशुपालन जो करते हैं ग्रामीण लोग, उन्होंने वहां पर कब्जा किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर वो पीछे की बाउंड्री तोड़ते हैं तो रेलवे को नुकसान होता है, और अगर वो पशुपालन को वहां से हटाते हैं तो कहीं ना कहीं ये विरोध कहीं ना कहीं हंगामे का रूप ले लेता है। कल इसी तरह का मामला सामने आया था क्योंकि किसानों का कहना था कि अगर बाउंड्री तोड़ते हो आप तो वो सारा का सारा पानी खेतों में घुस जाएगा, जो कि खेत पहले से ही नष्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सामंजस्य नहीं बन पाता है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की गलती रहती है। जब कोटा जिले के प्रभारी मंत्री कोटा आए थे तो उनको दौरा करना चाहिए था। मात्र बैठक करने से और लोगों से जानकारी लेने से, अधिकारी से जानकारी लेने से इसको खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता। क्योंकि मंत्री जब आए थे तो इटावा, खातोली और आसपास के जो इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है फसलों का, वहां पर उनको खुद जाना चाहिए था, वहां पे किसानों से बात करनी चाहिए थी। हालांकि इसमें सांगोद विधायक और पीपलदा विधायक जो थे वो बैठक में मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ बैठक, एक कोरी बैठक ही कहा जा सकता है। अभी ये 7 दिन का टाइम इन्होंने बताया है कि 7 दिन में ये लोग बनाएंगे। इन 7 दिनों में अगर मान के चलें ज्यादा बारिश हो जाती है या जो लोग अभी संभल भी नहीं पाए हैं और बारिश अगर दोबारा उनका नुकसान कर देती है तो ये उनके लिए एक आत्मघाती बात होगी, क्योंकि वो जिस तरह से संभल नहीं पाए 7 दिन का, और सरकार ने इनको बोला है कि 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करके देंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सभी लोग जानते हैं कि मुआवजा किस तरह से और कैसे कैसे मिलता है। पिछली बार जब 2019 में बाढ़ आई थी कोटा में, तो जिन लोगों के घर डूब गए थे उनको भी अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो ये जो इस तरह की जो निकम्मापना है उमंग, उसको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी आप जनता के दिलों में अपना विश्वास बनाए रख सकते हो। बिल्कुल योगेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो लापरवाही है और भ्रष्टाचार की वजह से ये जो एक बहुत बड़ी लापरवाही हर साल देखने को मिलती है, भले किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का वहाँ पर हम कह सकते हैं पार्षद हो या विधायक हो, हर बार बस आते हैं, वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है, मीटिंगें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद अगले साल फिर वही नज़ारा देखने को मिलता है। और प्रशासन की जीत तभी मानी जाएगी कि जब
अगली बार मानसून के सीजन में इस तरीके का नज़ारा ना देखने को मिले। तभी सही मायने में ये कहा जा सकता है कि प्रशासन मुस्तैद हुआ, प्रशासन ने कोई ऐसा एक्शन लिया कि जिस वजह से ये जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं वो उत्पन्न ही ना हो। फिलहाल योगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं टॉक का, जहां से संवाददाता ब्रजेश परेडवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले आपसे भी हमने बात की थी, आपने भी खबर एक वहां पर चलाई थी टोंक इलाके की, जहां पर एक ट्रांसफार्मर तक पानी में डूबा हुआ था और हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अगर उसमें बिजली आ रही होती तो न जाने कितने हजारों लोग उस बिजली के करंट का शिकार होते। और वो तब है जब प्रशासन कई वादे करता है, निगम की हम बात कर ले, स्थानीय पार्षद की हम बात कर ले, तमाम वादे दावों के बाद भी हर साल यही नजारा देखने को मिलता है। ब्रजेश, देखिए उमंग, जैसे आपको हमने खबर चलाई थी बाढ़ के ऊपर, और उसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की जो कार्रवाई नहीं हुई। हमने इस बारे में विद्युत विभाग के लिए और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था खबर के माध्यम से कि वो जो ट्रांसफार्मर है वो वहां से हटना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की वहां पे कार्रवाई नहीं हुई है। और किसी भी प्रकार का वहां पे इस तरह से प्रशासन के कहते हैं कि कानों पे जू नहीं रेंग पा रही है, और अभी भी नालों की सफाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और जगह जगह जो नालों में अतिक्रमण हो रहा है वो अभी भी यथावत है। तो एक प्रकार से देखा जा सकता है उमंग की जो जिला प्रशासन है वो अभी आगे आने वाली जो अगर किसी प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो सकती है, या और जो जिस तरह से टोंक जिले में, पूरे टोंक जिले में बारिश हो रही है, जगह जगह बारिश हो रही है, और पूरे जो जितने गांव हैं उनके तालाब भी लबालब भर गए हैं और पूरे ओवरफ्लो हो गए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि उनियारा का एक गलवा बांध है, वहां पे भी अभी 1.5 इंच की चादर चल रही है, और वहां के प्रशासन ने 9 गांवों को लोगों को अभी अलर्ट किया है। और उसमें एक उसका जो बहाव जो क्षेत्र है वहां के पूरे गांव, जो कुड़िया, बामणिया, सातनगर, ये 9 गांव इस तरह से हैं जहां से वो गलवा बांध का पानी निकलता है। तो उस पानी से अभी भी उनियारा शहर में चारों तरफ पानी भर गया है। उनियारा थाने सहित कई सारे सरकारी कार्यालय और इनमें पानी भर गया है। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि जब प्रशासन को पता है कि जब जिस तरह से अलर्ट बारिश का अलर्ट दिया गया है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। झालावाड़ खानपुर से सुनील गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं और प्रशासनिक गतिविधियां लोगों की सहायता के लिए वहां पर शुरू हुई या नहीं हुई? सुनील। उमंग, पिछले 7 दिनों से जो है लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ सारोला के मार्केट में, जहाँ घुटनों तक पानी है और दुकानों में पानी भर चुका है। भाई अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जो है मुस्तैद है, हालात का जो है हालात पे अपडेट बनाए हुए हैं। झालावाड़ से एसडीआरएफ की टीम भी कहीं न कहीं लडानिया गांव में रेस्क्यू टीम जो है काम कर रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, न सिर्फ झालावाड़ में बल्कि झालावाड़ के आसपास के तमाम गांव में जहां पर ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान हैं, कई किसानों के खेतों को इस बाढ़ के पानी से नुकसान हुआ है, कई घरों में पानी घुसने से वहां पर जो अनाज का भंडारण उन्होंने करा हुआ था वो पूरा भीग चुका है। तो इन सब से प्रशासन कैसे निपटेगा? क्या सिर्फ मुआवजा राशि देना ही काफ़ी है? जी अभी तक ऐसी बात कोई अपडेट सामने नहीं आई है। भारी बारिश के चलते लोगों के जो है अनाज वो है घरों में डूब चुके हैं। साथ ही बात की जाए तो मवेशियों भी की खबर आई है डूबने की। ढगारा बराड़ी कोई गांव है यहाँ पास में, उसमें मवेशी डूबने की खबर सामने आई है। जी उमंग। बिल्कुल सुनील, जानना चाहेंगे अगर आपके आसपास कुछ वहां पर स्थानीय निवासी हैं तो उनसे उनके हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सुनील, हमारे यहाँ पास में कोई स्थानीय निवासी है, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। आपने ऐसी बारिश कभी देखी है? क्यों लोगों का मानना है कि इन्होंने ऐसी बारिश कभी देखी नहीं है और ऐसी बारिश कभी बरसी भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बने रहिए हमारे साथ। चलिए रुक कर लेते हैं वापस टॉक की और। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से हमने अभी कोटा हाड़ौती संभाग की बात करी, झालावाड़ की बात करी, और अगर टोंक की हम बात करें तो टोंक में भी लगभग इसी प्रकार की समस्या से स्थानीय निवासी रूबरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की उदासीनता साफ देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश? देखिए उमंग, बिल्कुल है प्रशासन अभी जिस तरह से पूरे बांध, आपको पहले उससे पहले एक बात बता देता हूं कि अभी टोंक में जो 8 दिन है उसमें 60% बारिश हुई है, और टोंक के 34 बांधों में से 13 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो कई जगह जैसे संपर्क सड़क टूट रही है, कई जगह पानी हो रहा है, तालाब वगैरह जो तालाब हैं वो टूट रहे हैं, एनीकट पे चादर चल रही है।
तो उससे आमजन को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आमजन इस तरह से परेशान हो रहा है कि जिस तरह से जैसे गांवों से वो किसी भी जगह आना जाना उसका बंद हो रहा है, और कई जगह रपटे टूट गए हैं, सड़कें टूट गई है, और बहने से आदमी की जनमाल की हानि भी हुई है। तो प्रशासन अभी अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिस तरह की त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, या पहले जो सिस्टम होता है कि पहले ही उस चीज की तैयारी करके रखें मानसून के आधार पे, क्योंकि ये हर साल हर तरह से ये होता है कि पता है कि भाई बारिश अगर तेज हो रही है और अगर जो डिपार्टमेंट है अगर उसको अलर्ट करता है तो प्रशासन को भी देखना चाहिए। वो चीजें भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हर गांव में बहुत बुरी स्थिति है, घुटनों तक पानी भरे हुए हैं, कहीं पर निकासी नहीं हो रही है। ये पूरे टोंक जिले के हालात हैं, न कि टोंक मुख्यालय के। उमंग जी बिल्कुल ब्रिजेश, और जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि मानसून से पहले तैयारी करनी चाहिए थी, जाहिर सी बात है न सिर्फ टोंक में बल्कि पूरे प्रदेश भर में सबको पता था कि मानसून का समय आने वाला है, और कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों ने भी पूर्वानुमान दिया था कि अब की बार भारी बारिश हो सकती है कहीं कहीं इलाकों में। और खासतौर से अगर हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो उसके लिए मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था सरकार को, प्रशासन को। और जिस समय हमने देखा कि कोरोना काल चल रहा था, सड़कें खाली थी, लोग अपने घरों में कहते सिर्फ जरूरी सेवाओं का संचालन ही जारी था, उस समय काम किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। इसके पीछे की क्या कुछ वजह मानते हैं ब्रिजेश? एक बात कही जाती है, कहावत कही जाती है कि जब प्यास लगे, जब कुआं अगर खोदता है तो वो चीजें सक्सेस नहीं है। और वही यही बात यहाँ पे प्रशासन के लिए पूरे राजस्थान में, मैं टोंक की बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी जगह जो चीज अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं उमंग, वो बहुत डरावने वाले हैं। जिस तरह से प्रशासन बिल्कुल अपना वर्क काम नहीं कर रहा है और वक्त आने पर उस चीज को देख रहा है, तो ये चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम हाथों हाथ कोई काम करें, क्योंकि उस टाइम ना तो संसाधन उपलब्ध होते हैं, ना किसी चीज को ऐसा है कि भाई वहां पे वो काम होता है। क्योंकि ये चीजें हर जगह की, जैसे बात की जाए कि रास्ता तो रास्ता भी अगर प्रशासन होता है तो उनको ये पता है कि यहाँ कच्चा रास्ता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक ताजा उदाहरण आपको मैं यहाँ का बता रहा हूँ कि टोंक जिले के 200 गांवों को मतलब जो जोड़ता है, गहलोद पास में है रपटा, वहां पर आज से 10-20 साल से लगातार मांग है, क्योंकि वो टोंक की दूरी 6 किलोमीटर कर देता है, और उसी दूरी को मतलब टोंक आने के लिए ग्रामीणों को 60 से 70 किलोमीटर का रास्ता मतलब आना पड़ता है, जिससे उनको बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए भी ग्रामीणों ने कई बार यहाँ पर उसके लिए आंदोलन भी किया, और वहां पर बांध जो रपटा, जो बड़ा पक्का रपटा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक केवल टेंडरों में ही है और कागजों में ही है। तो कहने का मतलब है प्रशासन को अगर ये चीजें पता है कि हमेशा जनमाल की हानि होती है, उस जगह कई बार जनमाल की हानि भी हुई है, और उस जगह नुकसान भी होता है, आर्थिक रूप से भी होता है, सामाजिक रूप से भी होता है। और जितने गांव हैं, 200 गांव के अगर ग्रामीण, एक आप बताइए, अगर वह यहाँ आके अगर वो परेशान होते हैं, उनको हर चीज के लिए 60 किलोमीटर, टोंक जिले में मुख्यालय पे आने के लिए भी 60 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो प्रशासन को ये चीजें समझनी चाहिए कि हर जिले के अंदर पहले से तैयारी करें, उसके बारे में उनकी जो प्रस्ताव मांगे जाए कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की प्रॉब्लम है, नालों को साफ किया जाए, जितने अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, और अगर और भी कई परेशानियां आ रही है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये चीजें बहुत बुरी है। और ये टोंक मुख्यालय की अगर आपको बात बताऊं तो वहां पर भी एक जितने कच्ची बस्ती है और कालीपलटन क्षेत्र इस तरह के हैं, वहां पे भी पूरी जगह जो आप बात कर रहे थे, ट्रांसमीटर भी नीचे हैं, अभी तक उस चीज को नहीं किया गया। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि प्रशासन इतनी लापरवाही किस तरह से बढ़ सकता है। अगर कोई और हादसा हो जाएगा तो क्या प्रशासन उस चीज का इंतजार कर रहा है कि उन ट्रांसफार्मरों को भी हटाए? तो कई ऐसी चीजें हैं, जब हम सड़क की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, विद्युत विभाग की बात कर रहे हैं, जल विभाग की बात कर रहे हैं, तो जितने भी विभाग का एक आपस में जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय बिल्कुल भी नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण जिस तरह से किया जाता है प्रशासन के द्वारा, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और इस तरह से जो प्रशासन को अगर देखा जाए तो जो आदमी है, जो यहाँ के जो जनता है, उनके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि घरों में पानी भरा हुआ है, अब वो पानी की निकासी नहीं होने से प्रशासन को फोन करते हैं, प्रशासन का जो आपदा जो नियंत्रण कक्ष है उस पर फोन नहीं उठाया जाता है, वो फोन को उठा के साइड में वहां के जो कर्मचारी हैं वो रख दिए जाते हैं। जब किसी अधिकारियों से बात की जाती है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से 1-2 घंटे बाद उनको वहां पर भेजा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो मतलब ये आगे के इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है प्रशासन के द्वारा, जो जनता है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है।
ये पूरे राजस्थान के अलावा टोंक की ये स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ब्रजेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ही इस प्रकार के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, और प्रशासनिक लापरवाही इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि हर साल इस प्रकार के नज़ारे लगभग दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो नज़र आ ही जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पे अपडेट लेने के लिए हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। सुनील, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केशवराय पाटन से हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ में जुड़ चुके। नितिन, जानना चाहेंगे केशवराय पाटन के इस समय के क्या कुछ हालात है? उमंग, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते एक सप्ताह से केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र में बारिश की तबाही का मंजर देखने को जो मिल रहा था। एक कल से जो बरसात का दौर थमा है तो कहीं न कहीं राहत की बात यहाँ पर निकल करके सामने आई है, लेकिन बरसात की बर्बादी की तस्वीरें हम दर्शकों को लंबे समय एक सप्ताह से दिखा रहे हैं। बीते दिनों केशवराय पाटन में बरसात के चलते दीवार ढहने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत का मामला हो, चाहे एक मासूम की मौत का मामला हो, तो ये एक और हादसे से जुड़ी एक और नई तस्वीर निकल करके सामने आई, जहाँ गेंडोली इलाके में एक विद्युत निगम के अधिकारी थे जो कहीं जो जालीजिका बराना का सब स्टेशन है वहां पर जा रहे थे निरीक्षण करने। वहां जो पानी का जलभराव भरा हुआ था, इलाके की सारी विद्युत आपूर्ति बाधित थी, वहां पर मौका स्थिति को देखने वो जब जा रहे थे तो बाबरदा का खाल जब गेंडोली और जालीजिका बराना के बीच में पड़ता है, वहां पर उनकी गाड़ी है जो जीप बताई जा रही है वो पानी में बह गई। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा सतर्कता बरतने के चलते बड़ा हादसा होता होते टल गया, क्योंकि जो अधिकारी थे उनको और चालक को ग्रामीणों ने सकुशल निकाला। वहीं गेंडोली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से जो जीप थी उसको भी सब बाहर निकाल लिया गया है फिलहाल। बिल्कुल नितिन, जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अभी आपने बताया एक अधिकारी के साथ में इस प्रकार की घटना हो जाती है तब तमाम प्रशासन वहां पर जुट पड़ता है, लेकिन जो लोग रोजाना इस प्रकार के हालातों से गुजर रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। नितिन, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ये लापरवाही का ये पूरा का पूरा मंजर देखने को मिला, लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा पेश आया, जो कि जिम्मेदार अधिकारी थे वहां पर करीब पुलिया के ऊपर 5 से 6 फीट पानी गुजर रहा था। उस दौरान यहाँ से ये जीप को निकालना कहीं न कहीं तौर पर अधिकारियों की भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। अब लापरवाही अधिकारी, जिम्मेदार जो अधिकारी है वो अब केवल अपनी बचाव करने के लिए केवल जीप का जो ड्राइवर है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ढोलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों को हम बाइट भी जरूर दिखा रहे हैं, उसमें अधिकारी का साफ तौर पर वर्जन है, रिकॉर्डेड वर्जन है, उसमें अधिकारी अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस हादसे की ड्राइवर के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, इस खबर पे आप अपडेट बनाकर रखिए, फिर से आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं हाड़ौती की ही एक और संभाग बूंदी का, जहां से हमारे साथ कमलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमलेश, जानना चाहेंगे बूंदी में इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बूंदी में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, पूरा जिला जलमग्न है, कई नदियां उफान पे हैं, सारे रास्ते कटे हुए हैं और कैजुअलिटी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश बूंदी में रिकॉर्ड की गई है, 272 mm। और इसके अलावा ये है कि प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे है, सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करके मुख्यालयों पर रहने के आदेश दिए गए हैं। सारे बांध भरे हुए हैं, कुछ बांध को छोड़कर अधिकतर बांधों पे चादर चल रही है और खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही है। बिल्कुल कमलेश, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है, मौके पर पहुंचने के उन्हें आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल वही बनता है कि आखिरकार आग लगने पर ही कुआं क्यों खोदना? जी, जबकि ये था कि पिछली बार से हमारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी इन्होंने लेट इसको स्थापित किया, जिससे कोई विशेष इनकी तैयारी नहीं थी। वही बात हुई कि कुआं, जब प्यास लगी तो कुआं खोदा है। अब जाके पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे आया है। जब कैजुअलिटी हुई है, एक मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जो बड़ा हादसा था। इसी के अलावा कई मकान जो धराशायी हो गए, लेकिन उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई। नुकसान खूब हुआ है, फसलों को काफी नुकसान है, खेत जलमग्न है, सड़कें जलमग्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न है, तो निकलने में यानी आवागमन में भी भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल कमलेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और अभी फिलहाल हर जगह प्रशासन अब मुस्तैद हो चुका है, मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, मौके पर वहाँ पर जाया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक सफलता तभी सार्थक मानी जाएगी जब अगले साल इस प्रकार की अगर बारिश होती है तब ये नज़ारे ना देखने को मिले। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं 12 से। ब्रजेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात हैं इस समय वहाँ पर? जी उमंग, मैं आपको बतलाऊं कि पिछले 7 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते 12 शहर ही नहीं पूरे जिले भर में हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और लोग करीब 100 गांव ऐसे हैं जो
और टापू बन गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अब तक करीब 200 से अधिक व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हम 12 शहर की बात करें तो प्रताप चौराहा है, धर्मादा चौराहा है, किरण मार्केट है, इनमें अभी भी 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर भरा हुआ है। दुकानों में पानी चला गया है। व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि नगर परिषद और जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि हम व्यवस्था बनाए हैं, ये हुए हैं, नालों की भी सफाई करवाई जा रही है। और गुरुवार को भी जो यहाँ प्रभारी मंत्री हैं टीकाराम जूली, वो प्रवास पर थे, जिन्होंने किशनगंज क्षेत्र में जाकर के उन गांवों का भी जायजा लिया जहां बिल्कुल हालत खराब थी। वहां पर खाद्यान्न सामग्री भी बांटी गई, लेकिन लोगों का कहना यह था कि जब 7 दिन से बारिश हो रही है, लोग टापुओं पर फंसे हुए हैं, वहां पर उनके खाने की व्यवस्था नहीं है और प्रशासन मंत्री जी के आने का इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी जब आएंगे तब राशन सामग्री बांटी जाएगी, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा जाएंगी, ऐसे आरोप लगाए गए थे। यानी कि प्रशासन दावे तो कर रहा है कि राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिखावे के लिए मंत्रियों का इनका इंतजार किया जा रहा है कि तब वो आएंगे, तब जाकर के हमारा राहत पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल ब्रिजेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं वही बात है, घूम फिर के वही एक बात यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि प्रशासन अब जाकर मुस्तैद हुआ है, जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, राहत आफत बनकर बरस रही है। लेकिन खैर, अब देखने वाली बात यही है कि जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा था कि ये राहत तभी सार्थक मानी जाएगी जब अगली बार इस तरह की आफत बरसे आसमान से, तो ये नज़ारे ना देखने को मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि जब राहत आफत बनकर बरसती है तब प्रशासनिक राहत भी पहुंचती है, लेकिन क्या ये राहत हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? क्या लोगों को इस प्रकार के नज़ारों से अब निजात मिल पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।